गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम अभी लूसेंट सामान्य विज्ञान की कक्षाएं आप लोगों के लिए चला रहे हैं, जिसमें आप लोगों को एनडीए, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी, प्री तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें आप लोगों को मालूम है कि विज्ञान आती है के लिए कक्षाएं चला रहे हैं। तो सबसे पहले आप अभी नए आए हैं हमारे चैनल पे, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते हैं हम। आज हमें पढ़ना है ऊष्मीय प्रसार। उसके पहले हम थोड़ा आज का मोटिवेशनल कोटेज देख लेते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोटेज क्या है? मेरी हर हार मेरी सफलता की सीढ़ी है। समझ में आया? मेरी हर हार मेरी सफलता की सीढ़ी है। इसको आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप लोग कभी भी आप कोई चीज़ से हार रहे हैं ना, तो वो आपकी एक सफलता के लिए सीढ़ी है। ना कि ये कि आप सोचें कि मैं हार गया। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये मत करना कि सफलता की सीढ़ी है तो बार हमेशा हारते जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। हारने का मतलब ये है कि अगर जैसे आप लोगों को अभी इस बार 60 नंबर मिले हैं यूपीएससी में, तो अगली बार तुम्हें 80 नंबर लाना है। भले ही तुम फेल हो जाओ, फिर अपने आप अगली साल फिर तुम 100 लाना। तुम कैसे फेल हो जाओगे 100 के बाद, या 100 के बाद कैसे फेल हो जाओगे? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी हर हार मेरी सफलता की सीढ़ी है। बस इसको तुम्हें बताना है कि मेरी हर हार मेरी सफलता की सीढ़ी है। तुम्हें बस अपने जितनी बार तुम हारोगे ना, तुम्हें बस अपना उस कदम को बढ़ाते जाना है। जैसे तुम्हें अभी 65 नंबर मिले हैं एमपी प्लस में, तो आने वाली परीक्षाओं में तुम्हें 85 नंबर मिले। अभी ये एमपीपीएससी में आपको 10 नंबर माने 10 तो नहीं मिलेंगे, किसी को 30 मिले हैं, तो आने वाली परीक्षा में आपको 70 नंबर मिल जाए, जिससे आपका सिलेक्शन 70 क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक ना? तो अब बढ़ते हैं हम आज की लेक्चर। क्या है हमारा आज का लेक्चर? तो सबसे पहले आता है ऊष्मीय प्रसार क्या होता है। तो सामान्यतः पदार्थ को सूचना देने पर, क्या पदार्थ को सूचना देने पर, सूचना नहीं ऊष्मा है इधर, क्या है ऊष्मा देने पर, इसको ध्यान रखना। क्या है इधर? ऊष्मा देने पर। क्या ले यहाँ लिखे दे रहा है? ऊष्मा। क्या देंगे अपन? पदार्थ को ऊष्मा देंगे। ऊष्मा देने पर पदार्थ का आयतन बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ने पर पदार्थ के अणुओं के बीच दूरी बढ़ जाती है। क्योंकि ताप बढ़ने पर पदार्थ के अणुओं के बीच क्या हो जाती है? दूरी बढ़ जाती है। लेकिन कुछ पदार्थ जैसे पानी, कौन सा पदार्थ? पदार्थ भी कहते हैं इसको। कौन सा? पानी 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तथा सिल्वर आयोडाइड 80 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस। कौन कौन से हैं? एक तो पानी है, दूसरा है सिल्वर आयोडाइड। इन दोनों पदार्थों को आपको ध्यान रखना है, जिनका आयतन पहले वो होता है, क्या कहते हैं उसको, बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर घटता है, फिर उनका आयतन बढ़ता है। इसको ध्यान रखना। ताप बढ़ाने के बाद सिल्वर आयोडाइड प्लस पानी का आयतन बढ़ता है, नहीं घटता है, फिर बाद में बढ़ता है। कब बढ़ता है? पहले 140 डिग्री सेल्सियस तक, जब अमोनियम सिल्वर आयोडाइड होता है जो, वो 140 के बाद बढ़ना शुरू होता है। लेकिन जो जल है वो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आपको ऊष्मित किए जाने पर प्रायः क्या अंतर होता है देख लीजिए। तो सभी गैसें बहुत से द्रवों एवं ठोसों में प्रसार होता है। सभी गैसों, द्रवों में, बहुत ठोसों में क्या होता है? प्रसार होता है। परंतु यह सभी समान रूप से प्रसार नहीं करते। क्या नहीं करते? यह सभी समान रूप से प्रसार नहीं करते हैं। यदि गैस, द्रव व ठोस को समान ऊष्मा द्वारा घोषित किया जाए, यदि द्रव एवं ठोस को समान ऊष्मा द्वारा घोषित किया जाए, तो सबसे अधिक प्रसार गैस में होगा। क्या सबसे अधिक प्रसार काय में होगा? गैस में होगा। आपको देखने को मिल भी जाएगा कि आपने देखा होगा कि जैसे ही आपके यहाँ गैस, आपने देखा गैस सिलेंडर, वो आपको दिखती तक नहीं और कब गायब हो जाती मालूम ही नहीं पड़ता। ठीक ना? अब इसके बाद आता है सबसे कम प्रसार द्रव किस में होगा? द्रव में। और उससे भी सबसे कम ठोस में। आपको मालूम है सबसे अधिक काय में होगा? गैस में, फिर आएगा द्रव में, फिर आएगा गैस में। ठीक ना? इसको ध्यान रख सकते हैं आप। और जल में असामान्य प्रसार क्या है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो जल में असामान्य प्रसार प्रायः सभी धर्म ग्रंथों के किए जाने पर आयतन बढ़ने पर आयतन में बढ़ते हैं। कैसा? जल में असामान्य प्रसार के बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। क्या है जल में असामान्य प्रसार? ठीक ना? तो जल में असामान्य प्रसार का मतलब ये है कि सभी, क्या लिखा है इधर? सभी धर्म ग्रंथों लिखा है। जो धर्म ग्रंथों, गलत है, यहाँ धर्म ग्रंथ नहीं होगा, इसको हम बता दे रहे हैं आपको। क्या लिखा है इधर? सभी, 2 मिनट रुक जाइए इसके। हाँ, कहाँ गया भाई? किए जाने पर आयतन बढ़ते हैं, परंतु
चल 0, हाँ ये आ गया। तो देख लीजिए क्या लिखा है इधर कि सभी प्रायः सभी द्रव, क्या है इधर, द्रव है। ये यही तो गलती हो जाता है, द्रव क्या लिखा था, द्रव, सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल, चल नहीं है, जल है, क्या है, जल, जल का फॉर्मूला क्या है, H2, इसको ध्यान रख सकते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए पर आयतन घटता है। क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन घटता है और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद बढ़ना प्रारंभ करता है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। इसे ही जल का असामान्य प्रसार कहते हैं, क्योंकि जल 9 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर बढ़ता हुआ शुरू करता है। इसका अर्थ है कि जल का घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन आ जाएगा अगर आपको, जल का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। अब देख लीजिए जल की असामान्य प्रसार के कुछ दैनिक जीवन में क्या प्रभाव आपने को देख मिल जाएंगे। तो पहला आता है, ठंडे प्रदेशों में तालाब की जम जाने पर मछलियां जीवित रहती हैं। आपने देखा होगा कि बर्फ़ जम जाती है कहीं कहीं ऊपर, जम्मू कश्मीर वगैरह में, और नीचे का जो पानी होता है वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल क्लीन देखने को आपको मिलेगा और उसमें मछली भी जीवित देखने को मिल जाएंगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है जब भी बर्फ़ जमती है वो ऊपर से नीचे की ओर जमती है, और पानी का जो वो है ना, क्या कहते हैं उसको, द्रव्यमान, और उसको कहते हैं अपन सेल्सियस बढ़ाने पर आयतन। क्या होता है, जो पानी का सेल्सियस, जो उसका आयतन रहता है ना, असामान्य प्रसार, वो कब, जो 4 डिग्री सेल्सियस है उसके बाद उसका घनत्व वो होगा, ना कि उसके 4 डिग्री सेल्सियस जब तक वो है 4 डिग्री सेल्सियस, केवल वो ऊपर का ही जो बर्फ़ है ना वो बार जमी रहती है, नीचे की जो पानी है वो जैसे का तैसा ही रहता है, तो इसलिए उसमें वो मछली जीवित रहती हैं। उसके बाद आता है, जाड़े की रातों में पाइप फट जाते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको 9 लीटर पानी दे रहा है और 9 लीटर पानी को आप अगर फ्रिज में जमाने के लिए रख रहे हैं ना, तो आपका पानी 10 लीटर हो जाएगा, अर्थात 10 लीटर बर्फ़ जम जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, और ये नियम भी है, कि यदि पानी 9 लीटर हो तो वह जमने के बाद 10 लीटर बर्फ़ में बदल जाता है। वैसे ही अगर कोई पाइप है ठंड के दिनों में और उसमें अगर पानी भरा हुआ है ना, तो वो 9 लीटर पानी है और वो पाइप भरा हुआ है, उसने खोला है नहीं, पानी खाली किया नहीं है, तो 9 लीटर की क्षमता है पाइप की, अब 10 लीटर भर जाएगा तो वो फट नहीं जाएगा, तो इसीलिए वो पाइप फट जाता है। अब थोड़ा हम इसको मिटा दें पहले आपके लिए, हाँ। अब देखिए रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है। तो प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर किसी वस्तु की लंबाई में जो वृद्धि होती है, क्या, किसी वस्तु की लंबाई में जो वृद्धि होती है या प्रसार होता है, उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। इसे अल्फा से सूचित किया जाता है। अब आपको अल्फा मालूम होना चाहिए। अल्फा को ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसा बनाते, ठीक ना, इसको बना रहे हैं। अल्फा कैसे बनता है, अल्फा बना दिया, इसे अल्फा से सूचित किया जाता है। अर्थात रेखीय प्रसार गुणांक बराबर लंबाई में वृद्धि बटे मूल लंबाई गुणित ताप वृद्धि, अर्थात अल्फा इक्वल टू डेल एल अपॉन एल मल्टीप्लाई डेल थीटा, ठीक ना, इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। अब आता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो प्रति डिग्री सेल्सियस में ताप बढ़ने पर किसी वस्तु की इकाई में जो क्षेत्र में जो प्रसार होता है उसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसको भी ध्यान रखिए। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। बीटा क्या होता है, तो बीटा होता है, ऐसा बनता है, बीटा बी जैसा बनता है। और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि बटे गुणा मूल क्षेत्रफल बटे ताप में वृद्धि, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। और बीटा इक्वल टू डेल ए अपॉन रूट डेल ए अपॉन ए मल्टीप्लाई डेल थीटा, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिए। अब आता है आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है। तो आयतन प्रसार गुणांक बराबर प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर किसी वस्तु की इकाई आयतन में जो प्रचार होता है, काय में, इकाई आयतन में जो प्रचार होता है उसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना, इसको ध्यान रख सकते हैं। इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला है, आयतन प्रसार गुणांक बराबर, इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। गामा आपको मालूम चाहिए, गामा क्या होता है, देख लीजिए, थोड़ा चिन्ह बना दे रहे, ऐसा बनता है भी टाइप में। गामा कैसा बनता है, भी टाइप में, ऐसा गामा बना दिया जाता है। आयतन प्रसार गुणांक बराबर आयतन में वृद्धि बटे मूल आयतन गुणित ताप वृद्धि, इसको ध्यान रखिए। गामा बराबर डेल वी अपॉन वी मल्टीप्लाई डेल थीटा। रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध ये दिमाग में रख लीजिए थोड़ा, ये आईएमपी हो जाता है। तो इसका क्या हैगा,
अल्फा इक्वल टू बीटा अपन 2 इक्वल टू गामा अपन 3। तो बीटा इक्वल टू 2 अल्फा और गामा इक्वल टू 3 अल्फा, अर्थात अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा इक्वल टू 1:2:3 होता है। क्वेश्चन आ जाएगा आपको अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा इक्वल टू कितना होता है, तो अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर 1:2:3 होता है। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान में रख सकते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। या फिर आपको पूछ लिया जाएगा बीटा बराबर 2a या फिर गामा बराबर 3a, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, थोड़ा बेसिक नॉलेज आप रख सकते हैं। तो यही था हमारा आज का प्यारा डिस्कशन। अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलती है फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।